नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। दिन भर की अहम खबरें आपको दिखाएंगे और साथ ही उन खबरों के मायने भी समझाएंगे। सबसे पहले बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। बिहार में 16 जून से अनलॉक 2.0 लागू होगा। सीएम ने मंत्रियों और अधिकारियों से फीडबैक लिया है और खुद भी सीएम नीतीश निरीक्षण करने सड़कों पर निकले थे और स्थिति पर चर्चा की। उसके बाद कल कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होनी है और इस बैठक के बाद अनलॉक 2.0 का ऐलान हो सकता है। 15 जून तक बिहार में अनलॉक 1 है, 16 जून से अनलॉक 2.0 हो सकता है लागू। और उस अनलॉक 2.0 में क्या और कुछ भी अनलॉक होगा, क्या और छूट दी जाएगी, ये देखना होगा। हालांकि शैक्षणिक संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे, सूत्र ये बता रहे हैं। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, अनलॉक 1 में जिस तरह से भीड़ दिखी, खुद सीएम नीतीश कुमार भी पटना की सड़कों पर निकले थे और ये अपील भी की जब उन्होंने देखा कि कई लोग बिना मास्क के ही घूम रहे हैं बाजार में और लोग लापरवाह होते जा रहे हैं। रजनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, सीएम नीतीश खुद सड़कों पर निकले थे और उन्होंने ट्वीट किया कि अभी भी बहुत लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, लापरवाह दिख रहे हैं, बेपरवाह दिख रहे हैं। अपील भी की। ऐसे में अनलॉक 2 में क्या कुछ सख्ती और बढ़ाई जाएगी या फिर कुछ ढील दी जाएगी, और वो ढील किस तरह से होगी? देखिए, सीएम नीतीश कुमार ने जिस तरह से फैसला लिया था कि बिहार में लॉकडाउन खत्म किया जाए, अनलॉक मोड में बिहार में नियम लागू किया जाए, उसके बाद ऐसा हुआ है कि सीएम ने खुद पूरी तरह सड़कों का जायजा लिया है और सीएम सेटिस्फाई नहीं हुए, कहीं न कहीं नाराजगी जाहिर की है। उसके बाद आज सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि तमाम जिले के जिलाधिकारियों से फीडबैक लिया गया है और स्वास्थ्य विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, भवन निर्माण समेत तकरीबन आधे दर्जन विभाग के प्रधान सचिव के अलावे कई मंत्रियों से उन्होंने संपर्क किया है और ये राय ली गई है कि बिहार में जो सेकेंड अनलॉक लगाया जाए वो किस मोड में हो। सभी ने जो राय दी है, उसके साथ साथ सीएम नीतीश कुमार ने भी अपनी राय दी है और कहा है कि अभी हालात जो है पूरी तरह सामान्य नहीं हुई है, क्योंकि लोग आदतन जो है अभी भी नहीं सुधरे हैं और यही वजह है कि जो अनलॉक 1 में जो नियम लागू किए गए हैं वो अनलॉक 2 में भी नियम लागू किया जाएगा, जिसको लेकर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की कल बैठक होने वाली है और बैठक में सभी विभाग के जो अधिकारी हैं और उसके साथ साथ सीएम नीतीश कुमार खुद मौजूद रहेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। उसके बाद ये फैसला होगा कि शादी ब्याह से लेकर जो भी पुराने नियम हैं अनलॉक 1 के, वही नियम जो है अनलॉक 2 में भी लागू होंगे, यानी विशेष छूट नहीं दी जाएगी। हूबहू जो अनलॉक 1 में जो नियम है वही अगले एक सप्ताह तक यानी 16 जून से लेकर 22 जून तक बिहार में अनलॉक 2 में ज्यादा रियायत नहीं मिलने वाली है। हालांकि जिलाधिकारियों को भी कहीं न कहीं निर्देश दिए जाएंगे कि जो भी दुकानें खोलने का आदेश है अल्टरनेट डे पर ही खोला जाए, ताकि जो भीड़ है, जो क्राउड मैनेजमेंट है, उस पर परेशानी नहीं हो सके। जी सुमित। चलिए, बहुत शुक्रिया रजनीश इस जानकारी के लिए। तो अनलॉक 2 भी अनलॉक 1 की तरह होगा, ज्यादा फेरबदल नहीं होगा, ज्यादा ढील की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोग अभी भी मान नहीं रहे हैं और अनलॉक का मतलब वो समझ रहे हैं कि कोरोना खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है और कोरोना को लेकर सख्ती अभी भी जरूरी है। गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना जरूरी है। और खबर तो समझिए, दरअसल कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहद ही गंभीर हैं। 9 जून से बिहार में अनलॉक 1 लागू है। 10 जून को सीएम नीतीश कुमार ने खुद पटना की सड़कों पर अनलॉक 1 लागू होने के बाद जायजा लेने वो उतरे थे। सीएम ने बेली रोड, राजा बाजार और दानापुर के इलाकों का जायजा लिया। इस दौरान सीएम ने लोगों की लापरवाही देखी, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट कर लोगों से गाइडलाइन के पालन करने की अपील भी की थी, मास्क लगाने की अपील की थी। इसके पहले भी सीएम नीतीश कुमार पटना की सड़कों पर उतरे थे और सीएम 2 बार पटना के कई इलाकों का जायजा ले चुके हैं। सीएम नीतीश 28 अप्रैल को मुआयना के बाद के हाई लेवल मीटिंग की थी और मीटिंग के बाद सीएम ने नाइट कर्फ्यू लगाया था। फिर 3 मई को भी सीएम ने हालात का जायजा लिया था, जिसके बाद ही बिहार में लॉकडाउन लगाया गया था और 4 मई से 8 जून तक बिहार में लॉकडाउन लागू रहा, जिसका असर भी दिखा। तेजी से मामले घटते गए और कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी देखी गई। लेकिन अब अनलॉक 1 के बाद खुद सीएम उतरे हैं सड़कों पर और अब फीडबैक लेकर कल फैसला लेने जा रहे हैं। जाहिर है फैसला अभी यही कि कोरोना जब तक खत्म नहीं होगा तब तक सख्ती जारी रहनी चाहिए। बिहार में 15 जून तक अनलॉक 1 लागू है। बिहार में 16 जून से अनलॉक 2 लागू हो सकता है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद पटना के मौर्या लोक की रौनक फिर से लौटने लगी है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद फिर से दुकानें सजने लगी हैं। चाट पकौड़े, लिट्टी और पानीपुरी की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ दिख रही है। लोगों का कहना है कि कोरोना की वजह से वे मौर्या लोक के जायके का स्वाद नहीं ले पा रहे थे।
महीनों बाद एक बार फिर से पटना का मौर्या कॉम्प्लेक्स ग्राहकों से गुलजार लगने लगा है। एक तरफ जहां मानसून ने दस्तक दी है तो दूसरी तरफ दुकानें भी सज गई है। तो ऐसे में जो ग्राहक है देख सकते हैं, चाहे वो लिट्टी चोखा हो या फिर भेलपूरी या चाट पकौड़ा, देख सकते हैं हर जगह भीड़ ही भीड़ है और ग्राहक के चेहरे पर जो मुस्कान है वो साफ तौर से देखते हुए बन रही है। यानी लोग बोर हो गए थे कोरोना और लॉकडाउन में, लेकिन मौर्या कॉम्प्लेक्स एक बार फिर से पहुंचे हैं इसीलिए कि लॉकडाउन खत्म हुआ है, मौसम भी अच्छा है और मानसून भी दस्तक दे चुका है। कुछ ग्राहक है, उनसे बात करेंगे। मैडम, कितने महीनों बाद आई है मौर्या कॉम्प्लेक्स? 3 months, 3 महीने बाद आ रहे हैं हम लोग। तो कैसा लग रहा है अब जो नजारा देख रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल थोड़ा पुराने जैसा टाइम जैसा थोड़ा फीलिंग आ रहा है। आंखें तरस गई थी ये तस्वीर देखने के लिए। हाँ बिल्कुल, अब बहुत अच्छा लग रहा है बाहर निकल के, अच्छा लग रहा है यहाँ पे। क्या लग रहा है, चाहते हैं कि अब यही नजारा रहे हमेशा? लेकिन सेफ्टी के साथ रहे, ऐसा नहीं है कि बहुत भीड़ भाड़ हो जाए तो और लोग परेशान हो। दुकानदार से लेकर जो ग्राहक है उन्हें इंतजार था, आंखें तरस गई थी ये तस्वीर देखने के लिए। और वास्तव में जो मौर्या कॉम्प्लेक्स है वो काफी खूबसूरत दिख रहा है। पटना का दिल कहा जाने वाला डाक बंगला चौराहा, वहां से ठीक सामने मौर्या कॉम्प्लेक्स है। और देखिए वहां पर दुकानों के बाहर किस तरह से भीड़ लगी हुई है। दुकानदार भी काफी खुश दिख रहे हैं। क्या भाई साहब, बिक्री बढ़ गई है? हाँ, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है सर। अच्छा, और क्या बोले सर? मौर्या कॉम्प्लेक्स अभी सुंदर दिख रहा है। उम्मीद करते हैं आगे भी कोरोना खत्म हो जाए और मौर्या कॉम्प्लेक्स यूं ही गुलजार नजर आए। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और खबर तो समझिए, लॉकडाउन की वजह से ही बिहार में कोरोना पर कंट्रोल पाया जा सका है और बिहार में 24 घंटे में 500 से भी कम 487 नए मरीज मिले हैं। वहीं 24 घंटे में 8 मरीजों की जान गई है। एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 5311 हो गई है, जबकि रिकवरी रेट बढ़कर 97.95% हो गई है। कोरोना के मामले भले ही कम हो गए हों, लेकिन फिर भी हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। साथ ही गाइडलाइन का पालन भी करते रहना जरूरी है, तभी ये खुशियां बरकरार रह सकेंगी। बांका में मानवता को शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया है। चांदन नदी में शव फेंकने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद कई तरह की चर्चा है। हैरान करने के साथ ही ये वीडियो परेशान करने वाला भी है। बांका में चांदन नदी में शव फेंकने का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि एक एम्बुलेंस से कुछ लोग चांदन नदी के किनारे पर आते हैं, फिर कपड़े में बंधे शव को एम्बुलेंस से उतारकर नदी की तरफ ले जा रहे हैं। नदी के पास वर्दी में एक चौकीदार भी मौजूद है, जिसका नाम रवि पासवान बताया जा रहा है। की नाम है अपना? रवि पासवान। रवि, कौन घर? इतना के तो बड़ा तो बात करो। अरे बोलो। अच्छा ठीक है सर, आप जितना दिन लाज लाइन सब फेंकिए दे रहे हैं, जलाते ना हैं। आई लोग जो है फेंक रहा है कुत्ता को खाने के लिए। क्या कोई थाना लाश को इस तरफ फेंकने का इजाजत दे सकता है? जब उससे इस बारे में पूछा जाता है तो तैश में बड़ा बाबू से जानकारी लेने को कहा। वहीं मौजूद लोग शव को बौंसी थाना का बता रहे हैं। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। और अब खबर तो समझिए, दरअसल कोरोना संकट के बीच देश के कई इलाकों में शव को नदियों में फेंकने का मामला सामने आया है। यूपी बिहार के कई इलाकों में नदी में शव फेंके मिले थे और ये मामला कोर्ट भी पहुंचा। बिहार और उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना नदियों में मिले शवों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका तक दाखिल की गई है। शवों को नदी में बहाना पब्लिक हेल्थ की समस्या है। नदी के पास के लोगों के लिए भी यह खतरनाक हो सकता है जो सीधा नदी के पानी पर आश्रित हैं। शवों को नदियों में फेंकने से प्रदूषण की समस्या और दूसरी बीमारियां और संक्रमण का खतरा है। वहीं शवों को खाने से पक्षी और जानवरों को भी नुकसान हो सकता है। कोरोना संकट के बीच देश के कई इलाकों में शव को नदियों में फेंकने का मामला सामने आया। यूपी बिहार के कई राज्यों में कई इलाकों में शव फेंके मिले और अब जरूरी है कि ऐसे मामलों पर लगाम लगाया जा सके और जो इस तरह की हरकत करते हैं, जो इस तरह के कदम उठाते हैं, उन पर कार्रवाई हो, क्योंकि सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हर किसी का हक है। बेतिया में असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है, जहां एक मूर्ति को तोड़ दिया गया।
इसके बाद स्थानीय लोगों ने हंगामा किया, लेकिन प्रशासन ने फिर से मूर्ति स्थापित करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद लोग शांत हुए। सड़क पर आगजनी की ये तस्वीरें बेतिया की है। दरअसल बेतिया नगर थाना के बसवरिया धुनिया टोली मोहल्ले में असामाजिक तत्वों ने मंदिर में स्थापित भगवान की मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। आक्रोशित लोगों ने सड़क पर आगजनी कर अपने गुस्से का इजहार किया। गुस्साए लोगों ने असामाजिक तत्वों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है। हम लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि ये उन्हीं लोगों का काम है जो सद्भाव यहाँ का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, और हम लोग यही मांग करते हैं कि इस मंदिर को पूर्णतः सुरक्षित किया जाए, चारों ओर से बाउंड्री वाल हो, सीसीटीवी भी लगे। हालांकि लोगों के हंगामे की सूचना के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच लोगों को समझाने की कोशिश की। यहाँ पे ऐसा आया है मामला, प्रकाश सामाजिक तत्व द्वारा तोड़ दिया गया है। हम लोग पूरी सच्चाई का पता लाने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल राम जानकी मंदिर के आसपास का इलाका नशेड़ियों के लिए नशा करने का अड्डा बनता जा रहा है, लिहाजा लोग मंदिर की चारदीवारी की मांग कर रहे हैं। फिलहाल तनाव को देखते हुए मौके पर भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की गई है। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। खबर तो समझिए, समाज के सर्वांगीण विकास के लिए समाज में सद्भाव और सौहार्द का होना जरूरी है। सामाजिक सद्भाव का माहौल ही समाज को तरक्की के रास्ते पर अग्रसर करता है और हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, तभी देश में आपसी प्रेम और भाईचारा और मजबूत होगा। और भारत धार्मिक सहिष्णुता का देश है। देश में अमन, चैन और भाईचारे का माहौल कायम करने का हम सभी को मिलजुल कर प्रयास करना चाहिए और ऐसे में सद्भाव बिगाड़ने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जरूरी है। जमशेदपुर से खबर है। जमशेदपुर में ट्रस्ट के नाम पर बच्चियों के शोषण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट में न सिर्फ बच्चियों के साथ यौन शोषण हो रहा था, बल्कि जबरन उनसे बाल मजदूरी भी कराई जा रही थी। ट्रस्ट के 2 नाबालिग बच्चियों द्वारा लगाए गए इस आरोप के बाद प्रशासन ने 11 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया है, लेकिन ट्रस्ट के संस्थापक, वार्डन समेत सभी आरोपी फरार हैं। मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट में पाप, लड़कियों से यौन शोषण का आरोप, ट्रस्ट में बाल मजदूरी का भी आरोप। जमशेदपुर के टेलको इलाके में मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट के नाम पर बच्चियों के शोषण का मामला सामने आया है। ट्रस्ट के संस्थापक हरपाल सिंह थापर पर लड़कियों से यौन शोषण का आरोप लगा है। इतना ही नहीं, हरपाल की पत्नी पुष्पा तिर्की और वार्डन गीता देवी पर ट्रस्ट में बाल मजदूरी कराने का आरोप है। यह आरोप कोई और नहीं बल्कि यहाँ रहने वाली लड़कियों ने ही लगाया है। हमेशा उनके बारे में कुछ न कुछ सुनते भी आते थे और उनके ऊपर में पहले भी 1-2 बार आरोप लग चुका है, लेकिन सबूत के अभाव में वो हर बार बच जाते थे। लेकिन इस बार ट्रस्ट की 2 बच्चियां ही खुद आके सामने से उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाई है, जिसकी पुलिस ने जांच भी कर चुकी है और जांच में उसके केस को ट्रू पाया गया है। दरअसल 5 दिन पहले ट्रस्ट से 2 नाबालिग लड़कियां भाग गई थी, लेकिन जब टेलको पुलिस ने उन्हें खोज निकाला तो उन दोनों ने ट्रस्ट के नाम पर चल रही काली करतूत की पोल खोल दी। स्थानीय लोगों की माने तो हरपाल सिंह थापर की गतिविधि शुरू से ही संदिग्ध रही है। रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में इन्होंने कैसे खोल दिया, तो इसके लिए कई बार यहाँ के फ्लैट के कुछ ओनर्स हैं, उन्होंने डीसी साहब को ईमेल भी किया था, लेकिन उस पर कोई ऐसा कार्रवाई नहीं हुआ। लेकिन 2018 के अगस्त में जब ये बात सामने आई और इनको यहाँ से शिफ्ट करने की बात कही गई, तो उसके बाद इन्होंने फ्लैट से शिफ्ट करके नीचे खड़ा कर दिया और नीचे ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन ही हम इसे कहेंगे, क्योंकि अभी तक हमें ये पता नहीं कि ये मीटर है या नहीं है, ये बिजली कहाँ से लेते थे। आरोपी पुष्पा तिर्की खुद बाल कल्याण समिति की चेयरमैन है, लेकिन केस दर्ज होने के बाद से पुष्पा तिर्की, हरपाल सिंह और गीता देवी फरार हैं। पूरे मामले की जांच के लिए 11 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। साथ ही मामला सामने आने के बाद ट्रस्ट से 40 बच्चियों को पटमदा सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन शिफ्टिंग के दौरान पुलिस को 2 और लड़कियों के गायब होने की जानकारी मिली, जिनकी तलाश की जा रही है। अभिनव कुमार, न्यूज़ 18, जमशेदपुर।
और अब खबर तो समझिए। दरअसल 2011 में हुई जनगणना के मुताबिक झारखंड में बाल श्रमिकों की संख्या 90.99 हजार है। जमशेदपुर में बाल श्रम पर काम करने वाली संस्था बाल मजदूर मुक्ति सेवा संस्थान साल 2016 में सर्वे कराया था और सर्वे के मुताबिक पूर्वी सिंहभूम जिला में 9300 से अधिक बच्चों का बचपन मजबूर है। होटल्स, छोटे मोटे कारखानों, दुकानों में मासूम की ख्वाहिशें झुलस रही हैं। देश में बाल श्रम को खत्म करने के उद्देश्य से सबसे पहले 1986 में कानून बना। इसके बाद 2016 में इसमें कई संशोधन हुए। बाल श्रमिकों को शिक्षा और रोजगार से जोड़कर उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार लाने का नियम लागू किया गया। और बीते दिनों आई एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में बाल मजदूरों की संख्या बढ़कर 16 करोड़ हो गई है। विश्व स्तर पर बाल श्रम उन्मूलन के लिए हर साल 12 जून बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। लेकिन बावजूद इसके ऐसे ट्रस्ट अगर इस तरह की हरकत करते हैं और जिसमें बचपन का विनाश होता है, और न सिर्फ बचपन का विनाश होता है बल्कि उन बच्चियों के साथ यौन शोषण भी होता है, ऐसे में जरूरी है ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। कोरोना महामारी के इस दौर में चलिए खुशखबरी जान लीजिए। अब कोरोना वायरस को एक डिवाइस के जरिए फैलने से रोका जा सकता है, जो कहीं और नहीं बल्कि अपने ही देश में बन रही है। और यह कारनामा किया है बेंगलुरु के एक साइंटिस्ट डॉक्टर राजा विजय कुमार ने। डिवाइस से हारेगा कोरोना वायरस। इस डिवाइस को लगाइए और कोरोना से निजात पाइए। आशा की एक और किरण बनकर आया है यह डिवाइस। अब कोरोना वायरस को इस डिवाइस के जरिए फैलने से रोका जा सकेगा। यह है स्केलेन हाइपरचार्ज कोरोना कैनन यानी शाइकोकेन, जो कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने की क्षमता वाला एक उपकरण है। Corona family of viruses, they infect, infecting mechanism is by using their spike protein. The idea is to break that mechanism and prevent it from or reduce the amount of infection that it can do. इस डिवाइस को डी स्केलेन नाम की एक बेंगलुरु की संस्था ने विकसित किया है और यह भी साफ कर दिया है कि कोरोना से संक्रमित व्यक्ति को यह डिवाइस ठीक नहीं कर सकता, लेकिन घातक वायरस के प्रसार को रोकने में यह बेहद प्रभावी है। अगर किसी कमरे में इस डिवाइस को लगाया गया है तो वहां किसी संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से निकलने वाले वायरस को यह डिवाइस तुरंत अप्रभावी कर देता है। यह डिवाइस अमेरिका, यूरोप, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, कतर, मलेशिया और अन्य देशों में एक्सपोर्ट की जा रही है। इसे पूरी दुनिया में पहुंचा रही है एक कंपनी जिसका नाम है शाइकोकेन कॉरपोरेशन। शाइकोकैन एक ऐसी नवयुक्ति है जो कोरोना को फैलने से रोकती है। देश और विदेश के जाने माने लैब्स ने इसे टेस्ट किया है, उससे दो चीजें साबित होती हैं। ये 99.9% तक ट्रांसमिशन को रोकती है और ये मनुष्यों के लिए, पशुओं के लिए और वातावरण के लिए बिल्कुल सुरक्षित है। इसको लगाने से हम अपने घरों को अंदर, अपने ऑफिस के अंदर, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, फैक्ट्रियां सब सुरक्षित तरीके से चला के अपनी लाइफ को नॉर्मल ला सकते हैं। शाइकोकेन एक ऐसी डिवाइस है जिसे फैक्ट्री, अस्पताल, ऑफिस, स्कूल, मॉल, होटल, हवाई अड्डे या किसी भी बंद क्षेत्र में आसानी से लगाकर कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। हम फिर से पढ़ाई और रोजगार सुरक्षित तरीके से दोबारा शुरू कर सकते हैं। इसकी कीमत भी सिर्फ 25,000 रुपए से शुरू होती है। कंपनी का दावा है कि यह डिवाइस कोरोना वायरस में मौजूद स्पाइक प्रोटीन या एस प्रोटीन को बेअसर करने में 99% प्रभावी है। मतलब साफ है कि कोरोना महामारी के खिलाफ एक और अचूक शस्त्र मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।